नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आज 17 नवंबर है और आज की क्लास में हम 17 नवंबर से रिलेटेड जो भी न्यूज है, जो भी इवेंट्स है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें के करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। और जैसा कि मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ, जब भी मैं करंट अफेयर्स की क्लास में क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करती हूँ तो उस डिस्कशन के दौरान उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स को भी डिस्कस करती हूँ, जहां से पूरी पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चंस को पूछे जाने की। इसलिए क्लास के दौरान आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर के जरूर बैठा करिए और उस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स को भी लिखिए जो मैं आपको बताती हूँ। और ना ही सिर्फ लिखिए बल्कि रिवीजन करिए और प्रैक्टिस भी करिए। तो चलिए जल्दी से सेशन से जुड़िए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी। जैसा कि मैं मॉर्निंग में 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास लेती हूँ और आप लोगों से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करती हूँ, तो वो चीजें आपके मस्त ही होनी चाहिए। चलिए देर नहीं करूंगी और अपनी क्लास को स्टार्ट करूंगी। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के पर्यटन ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। ऑप्शंस आपके सामने है, वीडियो को पॉज करिए और जिन्हें आंसर आता है उसका आंसर दें और जिन्हें आंसर नहीं आता उस सेशन को ध्यान से देखें। ठीक है, तो ये देखिए वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट जो कि आयोजित किया गया है लंदन में, और इसके पहले हम लोगों ने कुछ दिनों पहले इसके बारे में चर्चा भी किया था। वहां पे रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड दिया गया। किसे? तो ये केरल पर्यटन को दिया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर केरल है। और केरल का जो टूरिज्म है उसे वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि कहां पे आयोजित किया गया था दोस्तों? लंदन में आयोजित किया गया था वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट। इस अवार्ड को किसने रिसीव किया? यानी तो देखा जाए तो जो राज्य के यानी कि केरल के जो पर्यटन मंत्री हैं जिनका नाम है पीएम मोहम्मद रियाज, उन्होंने टूरिज्म विभाग की ओर से इस पुरस्कार को प्राप्त किया। देखा जाए केरल ने लगातार पर्यटन के क्षेत्र में काफी सराहनीय कार्य किया और इसी में इस एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए ये जो पुरस्कार केरल सरकार ने लिया है, केरल सरकार के तहत जिम्मेदार पर्यटन विभाग के द्वारा क्रियान्वित एक स्ट्रीट परियोजना के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये जो केरल का पर्यटन विभाग है उसके द्वारा देखा जाए एक पर्यटन मिशन क्रियान्वित किया गया था वहां के सरकार के द्वारा, केरल सरकार के तहत, जिसका नाम है स्ट्रीट परियोजना। इसमें देखा जाए राज्य ने क्या किया है, राज्य ने जल संरक्षण और पड़ोसियों के लिए जल सुरक्षा और आपूर्ति में सुधार के लिए किए गए सराहनीय कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया। देखिए देखा जाए यहाँ पे साउथ में जल को लेकर के, पानी को लेकर के काफी जो स्टेट्स में काफी ज्यादा विवाद भी रहता है, लेकिन केरल ने जो एक सराहनीय कार्य किया है, एक तो जल को संरक्षण के लिए, दूसरा जो पड़ोसी राज्य जैसे कि कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन लोगों के बीच में जो कुछ भी जल की आपूर्ति को लेकर के जो भी व्यवधान आता है उन व्यवधान में क्या किया, काफी सुधार किया है। और इस सुधार के लिए काफी जो इसके सराहनीय कार्य थे, इसलिए इसको क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा लंदन में आयोजित किया गया था वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट और उसी में प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड किसे दिया गया है? केरल टूरिज्म को दिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 यानी कि कोप 27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान लॉन्च किया है? मिस्र, फ्रांस, भारत या फिर यूके? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि भारत ने इन आवर लाइफ टाइम अभियान लॉन्च किया है कोप 27 जो कि मिस्र में आयोजित किया गया है। तो अभी जानते ही आप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जलवायु परिवर्तन पे जो सम्मेलन चल रहा है कहाँ पे दोस्तों? मिस्र में चल रहा है। वहां पे भारत ने कोप 27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान लॉन्च किया है। यहाँ पे देखा जाए ये जो अभियान शुरू किया गया है वो किसके किसके द्वारा? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जो संस्था है जिसका नाम है प्राकृतिक इतिहास के राष्ट्रीय संग्रहालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को, इस अभियान को, इस कैंपेन को चलाया जिसका नाम है इन आवर लाइफ टाइम अभियान। ध्यान रखिएगा कौन कौन है? एक तो आपका पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की संस्था जिसका नाम है प्राकृतिक इतिहास के राष्ट्रीय संग्रहालय और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन दोनों ने संयुक्त रूप से इस
कार्यक्रम को इन अवर लाइफ टाइम कैंपेन को चलाया है। और ध्यान रखिएगा COP 27 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, तो मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया। इस कैंपेन का, इस अभियान का उद्देश्य की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो जितने भी 18 से 13 वर्ष के जो युवा हैं, जिनका एक तरीके से लगाव है अपने पर्यावरण को संरक्षित करने में, जिनका इंटरेस्ट है, उनको क्या किया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा। कैसे, एक तरीके से संदेशवाहक के रूप में प्रेरित किया जाएगा कि ये लोगों को जाकर के प्रेरणा दे, लोगों को जागरूक करे किस तरीके का सतत जीवन शैली को अपनाने का, या फिर पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को अपनाने का लोगों को प्रेरणा दे। किन युवाओं को, एक तरीके से जो 18 से 23 वर्ष के जो युवा हैं, जो पर्यावरण संरक्षण में एक तरीके से विश्वास करते हैं या प्रयास करते हैं, उनको प्रेरित किया जाएगा कि वो लोगों तक जा करके लोगों को जागरूक करें पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को अपनाने के लिए। यही क्या है, इन अवर लाइफ टाइम कैंपेन का एक तरीके से उद्देश्य। ठीक है, चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि UNDP का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मनाया गया। ठीक है, अमूर फाल्कन जो कि एक पक्षी है, इसका नाम अमूर इसलिए है दोस्तों, अमूर एक नदी है जो कि माफ करिएगा चीन और रूस में ये बहती है, और उसी के नाम पे इसका इस फाल्कन, अमूर फाल्कन नाम रखा गया है इस बर्ड का। और इसका एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है, एक महोत्सव मनाया जाता है अमूर फाल्कन को संरक्षित करने के लिए, और इसका 7वां संस्करण इस फेस्टिवल का मनाया गया, यानी कि अमूर फाल्कन फेस्टिवल का। कहाँ पे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या फिर असम। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है बी है। ठीक है, मणिपुर में अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण आयोजित किया गया। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए ये आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन पे अमूर फाल्कन का तस्वीर है जो कि इसी से संबंधित ये फेस्टिवल मनाया गया था अमूर फाल्कन, और ये 7वां संस्करण था जो कि 14 नवंबर को मनाया गया, मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में आयोजित किया गया। अगर हम इसकी विशेषताओं को देखें इस पक्षी के बारे में, तो ये दुनिया में सबसे लंबे समय तक उड़ने वाली प्रवासी पक्षी है, और एक शिकारी पक्षी है, ध्यान रखिएगा। और ये सबसे लंबे वाली, यानी कि सबसे लंबे समय तक उड़ान भरने वाली पक्षी, ये देखा जाए ये साइबेरिया, जो रूस का साइबेरिया प्रांत है, वहां से होते हुए, चीन से होते हुए भारत में कुछ समय के लिए हार्ट लेती है, जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट है जैसे कि आपका मणिपुर हो गया, नागालैंड, यहाँ पे कुछ समय के लिए रुकती है, और ये प्रवास के लिए, ठीक है, ये प्रवासी पक्षी है, ये आती है। तो इसी के संरक्षण के लिए लोग जागरूक करने के लिए, इसके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कि इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और इस महोत्सव का सबसे पहले जो आयोजन किया गया दोस्तों, वो वर्ष 2015 से शुरू किया गया। ठीक है, इसके संरक्षण के लिए देखा जाए अमूर फाल्कन, जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में के तहत इसको संरक्षित किया गया है, और इसे किसके तहत, अनुसूची 4 में जो है शामिल किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 7वां संस्करण आयोजित किया गया मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में, किसके संबंधित, अमूर फाल्कन फेस्टिवल से संबंधित। ठीक है, चूंकि हम बात करें मणिपुर जो कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि हमारे पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, और पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य हैं जिनको सम्मिलित रूप से हम 7 सिस्टर या फिर 7 बहनें कहते हैं, उनमें से एक मणिपुर है। और आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे मणिपुर का मैप खुला हुआ है, माफ करिएगा नॉर्थ ईस्ट का मैप खुला हुआ है, जिसमें से हम अगर मणिपुर की लोकेशन को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर जिसकी एक अपनी एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है और बाकी कुछ राज्यों से सीमा लगती है। अगर हम राज्यों की बात करें दोस्तों, तो नागालैंड, असम और मिजोरम से इसकी सीमा लगती है, और वहीं पे देखा जाए तो म्यांमार से इसकी सीमा लगती है। मणिपुर जिसकी राजधानी दोस्तों क्या है, इम्फाल इसकी राजधानी है। यहाँ के जो राज्यपाल वर्तमान में है वो है LA गणेशन, यहाँ के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री की बात किया जाए, चीफ मिनिस्टर तो एन वीरेंद्र सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। संसदीय क्षेत्रों की बात किया जाए तो राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में 2 सीटें हैं। मणिपुर से संबंधित कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण तथ्य, करंट अफेयर्स जो भी हाल फिलहाल में चर्चा में था। मणिपुर में कुछ ही दिन पहले देखा जाए तो एक महोत्सव मनाया गया था। देखिए अमूर फाल्कन महोत्सव, बहुत सारे महोत्सव नॉर्थ ईस्ट में आयोजित किए जाते हैं और उनसे संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहीं में बात करें तो शुभंग, ध्यान रखिएगा, लीला महोत्सव आयोजित किया गया था। कहाँ पे? मणिपुर में आयोजित किया गया था। वही देखें, मणिपुर की खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कैडेट जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था, और इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय भी थी, जिनका नाम देखा जाए लिंथोई
चनबम, ठीक है, इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर को देख सकते हैं, लिंथोई चनम्बम की तस्वीर है ये, और ये पहली भारतीय है जिन्होंने वर्ल्ड कैडेट जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। एक और महोत्सव मणिपुर में आयोजित किया जाता है जिसका नाम है सिरोई लीली महोत्सव। ठीक है, इसका भी आयोजन किया गया था, मणिपुर में किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, महोत्सव काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तरफ फेस्टिवल दे देगा, एक तरफ स्टेट्स दे देगा, और मैच द फॉलोइंग वो आपको करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड किस आध्यात्मिक शहर के लिए देश के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटमरेन पोर्ट का निर्माण करेगा? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। वीडियो को पॉज करके मैं करेक्ट आंसर पे चलती हूँ और हमारा करेक्ट आंसर है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी के लिए कर रहा है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड किस चीज का भाई? देश के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटमरेन पोर्ट का। ठीक है, ये आप पोर्ट देख सकते हैं, जो ये शिप है इसका निर्माण किया जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, कौन से आध्यात्मिक शहर दोस्तों? उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए किया जा रहा है, और ये देश का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटमरेन पोर्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पोर्ट यानी कि शिप है। इसका जो एक तरीके से इस शिप के निर्माण के लिए जो भारत का अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है, ठीक है, उसने किसके साथ हस्ताक्षर किया है, समझौता ज्ञापन किया है? तो कोचिन शिपयार्ड के साथ समझौता किया। तो देखा जाए भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से केंद्र सरकार ने इन जहाजों के निर्माण के लिए कोचिन शिपयार्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और समझौते के तहत देखा जाए तो कोचिन शिपयार्ड के द्वारा यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लिए 6 इलेक्ट्रिक कैटरमेन जहाजों का निर्माण किया जाएगा। वहीं असम के गुवाहाटी के लिए 2 जहाजों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, जो कि समझौता किया गया है। यहाँ पे यह जो पोत है जिसके निर्माण के बाद देखा जाए जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, उन जलमार्ग में प्रदूषण के स्तर को कम करने में काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन ईंधन सेल का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा जो कि प्रदूषण मुक्त होता है। ठीक है, तो जो हमारा जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग है, उसको प्रदूषण मुक्त करने के तहत इन योजनाओं पे कार्य किया जा रहा है। और इसी के तहत जो पहला स्वदेशी हाइड्रोजन सेल कैटमरेन बनाया जाएगा पोत, वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा, जो कि स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है, इंडिजिनियसली विकसित किया जा रहा है। और इसके लिए भारत सरकार का जो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है उससे समझौता किया। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा उद्योग या फिर राज्य सरकारों के इस्पात मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। वीडियो को पॉज करके मैं डायरेक्ट आंसर पे चलती हूँ। इसका करेक्ट आंसर इज ए, नई दिल्ली में किया गया है उद्योग खान राज्य सरकारों के इस्पात मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा? जो आपके केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, जिनका नाम है दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन्होंने देखा जब 15 नवंबर को नई दिल्ली में उद्योग खान राज्य सरकारों के इस्पात मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। और इस सम्मेलन में देखा जाए इसका जो इस पूरे सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है वो केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इस सम्मेलन के दौरान जो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, उन्होंने ये बोला है कि भारत जो है इस्पात उत्पादन में काफी अच्छी प्रगति कर रहा है। और अगर हम पिछले 8 वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो पिछले 8 वर्षों में इस्पात यानी कि स्टील क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति भारत ने दर्ज की है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हाल का भी कुछ ही दिन पहले का डेटा है, 1-2 दिन पहले का, जिसमें भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए, ठीक है, जापान को पीछे छोड़ते हुए स्टील प्रोडक्शन में दुनिया में दूसरे नंबर पे आ चुका है। तो वैश्विक स्तर पे अगर हम देखें इस्पात उत्पादक में भारत की जो स्थिति है वो दूसरी है। वही पहले स्थान पे दोस्तों देखा जाए तो कौन है? चीन है। तो चीन के बाद देखा जाए चाइना के बाद देखा जाए इंडिया, और इंडिया के बाद दोस्तों अब कौन आ जाता है? जापान। ठीक है, तो स्टील प्रोडक्शन में दुनिया में पहले स्थान पे देखा जाए कौन है दोस्तों? तो चाइना है। और जिस तरीके से भारत ने प्रगति किया है इस्पात उत्पादन में, उसने जापान को पीछे छोड़ते हुए जो है भारत दूसरे स्थान पे आ गया है स्टील प्रोडक्शन में। ये चीज ध्यान रखिएगा, और ये भी हाल फिलहाल का डेटा है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में 7वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? G20 के बारे में हम लोग काफी ज्यादा इधर पढ़ रहे हैं, माफ करिएगा 17वां G27 था, G20 शिखर सम्मेलन है, मैंने 7वां बोल दिया। तो ये 17वां G20 शिखर सम्मेलन है जो कि वर्ष 2022 में आयोजित किया गया। कहाँ
पे, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया के बाली में किया गया है ना G20 का शिखर सम्मेलन, और ये इस वर्ष देखा जाए 17वां शिखर सम्मेलन है जो कि इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में देखा जाए विश्व के बहुत प्रमुख जो है नेता लोग इस सम्मेलन में उपस्थित हुए, जिसमें से देखा जाए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित दुनिया भर के बहुत सारे तमाम लीडर्स जो है इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए। ये 2 दिनों तक का सम्मेलन जो चला है, और इस सम्मेलन के विषय की बात करें दोस्तों तो इस सम्मेलन के विषय देखिए क्या है, एक साथ पुनर्प्राप्त करें, मजबूत हो जाए, रिकवरी टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये इस सम्मेलन का विषय था, थीम था, और इसके अलावा कुछ अन्य विषय भी थे जो कि इस सम्मेलन में केंद्रित थे, जिसमें देखा जाए वैश्विक आर्थिक सुधार, इसमें विषय जो कि चर्चा का विषय काफी था इस सम्मेलन में। वही देखा जाए वैश्विक स्वास्थ्य वास्तुकला, डिजिटल परिवर्तन, अस्थायी ऊर्जा संक्रमण और जलवायु परिवर्तन, ये सारी बातें इस सम्मेलन के दौरान मुख्य विषय के रूप में शामिल की गई थी। वही देखा जाए सम्मेलन जिसकी इस वर्ष 2022 में जो कि अध्यक्षता किया गया है इंडोनेशिया के द्वारा, और समापन सत्र जो हुआ है वो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है जिनका नाम है जोको विडोडो, उनके द्वारा समापन सत्र के दौरान G20 की अध्यक्षता को हस्तांतरित किया गया। किसे दोस्तों? तो भारत को हस्तांतरित किया गया। तो वर्ष 2023 का देखा जाए G20 की अध्यक्षता कौन करने जा रहा है दोस्तों? भारत। तो पहली बार भारत करने जा रहा है G20 की अध्यक्षता, इसलिए ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये संगठन, ये समूह। भारत देखा जाए जो हस्तांतरित किया गया है, जो अध्यक्षता सौंपी गई है इंडोनेशिया के द्वारा भारत को, इसको औपचारिक रूप से भारत 1 दिसंबर से जो है इसकी अध्यक्षता को ग्रहण करेगा। चूंकि हम बात करें ग्रुप 20 यानी कि ऐसे ग्रुप से मतलब 20 देशों का समूह, इसमें देखा जाए इसकी स्थापना 1999 में इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा, और इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है। इनको मिलाकर के G20 कहा जाता है। ये देखा जाए ये जो मंच है ये एक तरीके से वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मुख्य मंच है। जो कुछ भी देश दुनिया में जो ये ग्रुप है ये आपस में मिल करके अपने क्षेत्र में वित्तीय और आर्थिक सुधार करने में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और अगर हम देखें पूरे विश्व के जो GDP का यानी कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का जो ये सब मिल करके ये 20 देश जो मिल करके प्रतिनिधित्व करते हैं तो 85% का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वैश्विक बाजार में भी इनका 75% से अधिक का प्रतिनिधित्व है। तो काफी महत्वपूर्ण ये ग्रुप है। ध्यान रखिएगा भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिरकत किया इस सम्मेलन में। 17वां संस्करण था G20 का। कहाँ पे किया गया? इंडोनेशिया के बाली में किया गया। 18वां संस्करण आयोजित किया जाएगा भारत में, जिसकी अध्यक्षता भारत ने ग्रहण की है। ठीक है, और हम लोगों ने कुछ दिन पहले इसका लोगो वगैरह भी देखा था। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए जो लोगो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लोगों का जो उन्होंने अनावरण किया था उसका विषय क्या था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए G20 का। ठीक है, और उसको कहां से लिया गया था, जो विषय था वो कहां से उठाया गया था ये मुझे बताइएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाने वाला है, किस राज्य में किया जाएगा दोस्तों? तो करेक्ट आंसर सी है, हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में 19 से लेकर के 6 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। इसमें देखा जाए चूंकि शुरुआत तो 19 नवंबर से होगी, लेकिन जो मुख्य कार्यक्रमों की शुरुआत होगी दोस्तों वो 29 नवंबर से होगी। और यहाँ पे जो इस कार्यक्रमों का जो शुभारंभ किया जाएगा वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। तो देखा जाए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 29 नवंबर को ब्रह्म सरोवर पर गीता यज्ञ और पूजन से मुख्य कार्यक्रमों की विधिवत एक तरीके से शुभारंभ किया जाएगा। यहाँ पे देखा जाए ये जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हो रहा है 2022 में, इस पे कौन सा देश पार्टनर देश के रूप में उभरा है? तो यहाँ पे नेपाल जो है वो पार्टनर देश है। वहीं पार्टनर राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वो पार्टनर राज्य है। स्टार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरियाणा की दोस्तों बात करें तो आइए थोड़ा हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। स्क्रीन पे मैप खुला हुआ है हरियाणा दोस्तों, यहाँ पे आपको हरियाणा दिखाई देगा, जिसकी अपनी एक तरीके से ये चारों तरफ से राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा जो है साझा होती है। तो यहाँ पे हमें उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और
राजस्थान से हरियाणा अपनी सीमा को साझा करता है और ये यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी दिल्ली से जो है अपनी सीमा को साझा करता है। हरियाणा की जो राजधानी है दोस्तों वो है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है। वही बात करें यहाँ के राज्यपाल जो है वो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री है। संसदीय क्षेत्रों की दोस्तों बात किया जाए तो राज्यसभा में हरियाणा की 5 सीटें और लोकसभा में जो है 10 सीटें शामिल हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों हरियाणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 1.4 बिलियन डॉलर का फंड लॉन्च किया है। अभी देखिए हाल फिलहाल में दुनिया कोरोना महामारी के संकट से उभरी है, और इस तरह का कोई और संकट अगर भविष्य में आए तो उससे निपटने के लिए हम क्या करें, आपदा से पहले प्रबंधन कर लें। इसी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा समूह है जिसने 1.4 बिलियन डॉलर का फंड लॉन्च किया है। वो कोई और समूह नहीं दोस्तों, बल्कि देखा जाए इसका जो करेक्ट आंसर है वो G20। ठीक है, तो G20 जो समूह है उसने इस फंड को लॉन्च किया, ये देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं इस पर 17वां संस्करण जो है G20 का हुआ है, इंडोनेशिया की बाली में आयोजित किया गया है। और यहाँ पे 13 नवंबर को G20 के जो वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की जो संयुक्त बैठक है, उस संयुक्त बैठक में आधिकारिक तौर पे अगली यानी कि जो अगर कभी भविष्य में जो वैश्विक महामारी आएगी उससे निपटने के लिए हम पहले ही प्रबंधन कर लेंगे, और इसी के ध्यान में रखते हुए 1.4 बिलियन डॉलर का फंड लॉन्च किया गया G20 के द्वारा। ठीक है, इस फंड में देखा जाए किन किन देशों ने योगदान दिया, तो प्रमुख रूप से ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत ने भी ध्यान रखेगा, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान ने मुख्य रूप से इस फंड में योगदान दिया है। और इस फंड का पूरा जो प्रबंधन किया जाएगा विश्व बैंक के द्वारा किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार कर लीजिएगा। तो कितना है G20 के द्वारा अगली वैश्विक महामारी का निपटने के लिए कितने बिलियन डॉलर का फंड लॉन्च किया गया, तो 1.4 बिलियन डॉलर का फंड लॉन्च किया गया। भारत ने भी इस फंड में योगदान दिया है, और इस फंड का पूरा प्रबंधन वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए वर्ल्ड बैंक के प्रमुख वर्तमान में कौन है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया। ध्यान रखिएगा, आप सोच रहे होंगे ये तो वर्ष 2022 है और 2023 का कैसे, तो ध्यान रखिएगा हमेशा अगले वर्ष का इसे जो है जारी किया जाता है। और भारत की स्थिति के बारे में पूछ रहा है, तो भारत की जो रैंक है वो है A, यानी कि 8वें स्थान पे भारत है। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया गया, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, और ये जारी देखिए जाए किसके द्वारा किया जाता है, तो जर्मन वॉचडॉग, ठीक है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा संयुक्त रूप से द्वारा, ध्यान रखिएगा, इसे जारी किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है आपसे कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये जो सम्मेलन, ये जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है, यानी कि अभी देखिए स्कोप 27 हुआ है मिस्र में, उसी दौरान जो है इसे जारी किया गया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किया गया है, और इस इंडेक्स में देखा जाए तो कितने देशों को शामिल किया गया था, तो 63 देशों को शामिल किया गया था। और इस 63 देशों में भारत की स्थिति देखा जाए 8वां है, और स्कोर कितना भारत ने प्राप्त किया, तो 67.35 स्कोर के साथ भारत 8वें स्थान पे रहा है। ठीक है, वही देखा जाए भारत की जो स्थिति थी वो वर्ष 2022 और 21 में 10वें स्थान पे थी। तो भारत ने 2 स्थान इंप्रूव किया, यानी कि जलवायु परिवर्तन में जिस तरीके का प्रयास भारत कर रहा है और उसको ध्यान में रखते हुए भारत ने काफी ज्यादा अपनी स्थिति को अच्छा किया और 10 से 8वें स्थान पे पहुंच गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम प्रदर्शन की बात करें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो राज्यों की, जो देशों की भूमिका रही है, उसमें कोई भी देश ऐसा नहीं था जो पहले 3 स्थानों पे आया है। मतलब इस तरीके का प्रदर्शन करने वाला कोई देश नहीं था। तो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पे कोई देश नहीं। तीसरे स्थान पे डेनमार्क आता है, कितने स्कोर के साथ, 79.61 स्कोर के साथ। ठीक है, चौथे स्थान पे डेनमार्क रहा। उसके बाद देखा जाए 5वें स्थान पे स्वीडन रहा 73.28 स्कोर के साथ, और उसके बाद 6वें स्थान पे चिली रहा। ठीक है, तो पहले दूसरे स्थान पे कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हो, या फिर जिस तरह के कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं उनको पहले स्थान पे रखा जाए। तो डायरेक्ट तीसरा स्थान डेनमार्क को मिला है और भारत को 8वां स्थान मिला है। ठीक है, इस प्रदर्शन को, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो जारी किया जाता है, उसका अगर हम मुख्य उद्देश्य देखें तो अंतरराष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता लाना।
राजनीति या रणनीति होना चाहिए, ठीक है। तो जो रणनीति है, अंतरराष्ट्रीय जलवायु रणनीति है, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, यानी कि जितने भी जो देश हैं वो इस जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो जो रणनीति अपना रहे हैं उसको किस तरीके से लोगों के सामने लाना, उसमें पारदर्शिता लाना, उसको बढ़ावा देना, यही इस सूचकांक का इंडेक्स है। और सबसे पहले इस सूचकांक यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को सबसे पहले जारी किया गया था वर्ष 2005 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा जारी किया जाता है और इस वर्ष भारत का स्थान क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी कितनी हो गई है। तो यहाँ पे दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है 8 अरब हो गई है, ठीक है। तो ये 15 नवंबर 2022 तक जो संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि जो वर्तमान जो पृथ्वी की जनसंख्या है वो 8 अरब तक पहुंच गई है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या इस रिपोर्ट में और क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई है। तो जो यूनाइटेड नेशन यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र ने जो अभी हालिया रिपोर्ट जारी किया है उस रिपोर्ट में ये बताया है कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है यानी कि जो वैश्विक जनसंख्या है वो 15 नवंबर को 8 अरब तक पहुंच गई है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए 1974 में जो जनसंख्या थी वो 4 बिलियन यानी कि 4 अरब थी, जो कि अभी मात्र 48 वर्षों में ये दुगनी हो गई है। कितनी हो गई? 8 अरब हो गई है 48 ईयर्स में, ठीक है। क्योंकि भले ही अब अभी वर्तमान में दोस्तों देखा जाए तो जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो थोड़ा कम हुई है, लेकिन बावजूद इसके जो संयुक्त राष्ट्र ने जो भी रिपोर्ट जारी किया है उसमें यह बताया है कि जिस तरीके से जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है उसमें देखा जाए जो दुनिया की आबादी है वो वर्ष 2030 में 8.5 अरब हो जाएगी। वहीं देखा जाए वर्ष 2050 में 9.7 अरब तक हो सकती है और 22वीं सदी में देखा जाए तो इसे 10.4 अरब यानी कि 10.4 अरब तक पहुंच सकती है विश्व की जनसंख्या, दुनिया की जनसंख्या, ठीक है। ये जो रिपोर्ट जारी किया है जिसका नाम क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट, इसमें यह बताया गया है कि जो वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला जो देश है, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है चीन है, लेकिन इसे वर्ष 2023 में भारत पीछे जरूर देगा। तो भारत की जिस तरीके से जनसंख्या वृद्धि दर है वो जो कि अभी वर्तमान में दूसरे स्थान पे भारत विश्व की जनसंख्या के मामले में, लेकिन वो वर्ष 2023 में यानी कि मात्र अगले ही साल वो चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ठीक है। तो चलिए ये आपका आज का 10 MCQ था। अब आते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे में। फैक्ट्स ऑफ द डे में दोस्तों सबसे पहला फैक्ट है कि हाल ही में MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड में 4 पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? टेलर स्विफ्ट ने जीता है, ठीक है। वर्ष 2022 में अंतरराष्ट्रीय T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूएबल टीम में भारत की ओर से शामिल किया गया है। तो किसे किया गया? विराट कोहली को और सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है मोस्ट वैल्यूएबल टीम में भारत की ओर से, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप की। देश का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन गया है दोस्तों, कौन? रिलायंस जियो, ठीक है, ध्यान रखिएगा रिलायंस जियो। गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? पंजाब सरकार ने। तो जो वहां पे जो सॉन्ग म्यूजिक जो आती है आप देखते होंगे काफी हथियार ले करके पूरे एक्शन में जो हीरो आते थे, अब उसको क्या कर दिया भैया, पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है पंजाब सरकार की तरफ से। तो बिल्कुल अच्छे से आराम से गाने वाने बजाओ, गाने वाने बनाओ ना, ये हथियार बंदूक रिवॉल्वर साइड रखो, ठीक है। तो पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। वहीं आज का अंतिम फैक्ट ऑफ द डे है, ब्राजीलियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है। किसने? जॉर्ज रसले ने जीता है, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस किया। कुछ मैंने क्लास के दौरान बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे, उम्मीद है आप लोग उसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलिए सेशन को लाइक दोस्तों जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। आप लोग की जो भी समस्या है आप उसको आंसर करेंगे, आप लोग माफ करिएगा, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को बताएं, मैं उसका जरूर आंसर करूंगी, ठीक है। बाकी सेशन को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।